तो वंश के बारे में देखते हैं। पल्लव वंश का उदय कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चे? पल्लव वंश का जो उदय हुआ है वो साउथ इंडिया में हुआ, ये हमने पहले ही आपको बता दिया। और पल्लवों ने अपनी जो राजधानी बनाई वो पता किसको बनाई? वो बनाई कांचीपुरम को, मतलब कांचीपुरम को पल्लवों ने अपनी राजधानी बनाई। और पल्लवों के जो एक प्रकार से प्रमुख राजा हुए, सिंह विष्णु हुए, महेंद्र वर्मन प्रथम हुए, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनको मामल्ल भी कहते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिनको राज सिंह कहते हैं। पेपर में सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चे कि पल्लवों के संस्थापक का क्या नाम है, फाउंडर, तो आप कह सकते हो सिंह विष्णु। फिर पेपर में सवाल आता है कि पल्लवों का सबसे शक्तिशाली मतलब प्रतापी राजा कौन हुआ, मोस्ट पावरफुल कौन हुआ, तो उसका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्लियर होगी बात? फिर पेपर में अब बात करते हैं हम लोग सिंह विष्णु के बारे में। कोई ज्यादा कुछ सवाल तो है नहीं, सिंह विष्णु के बारे में बस इतना ही सवाल है जो हमने आपको यहां पर बता दिया। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चे जो बात आती है आगे की तरफ, देखो सिंह विष्णु जो मानता था वो किस धर्म को मानता था? वो मानता था वैष्णव धर्म को, और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था अवनी सिंह। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब बात कर लेते हैं लोग महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था पहले जैन धर्म को मानता था, लेकिन जैन धर्म से ये किसमें कन्वर्ट हो गया था? शैव धर्म को, मतलब भगवान शंकर की पूजा में पूरा का पूरा लीन हो गया था। और ये संस्कृत और तमिल का बहुत बड़ा विद्वान था, और चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण करने की शुरुआत इसी ने की थी। क्लियर? और इसने एक खुद एक रचना की थी जिसका नाम था मत्तविलास प्रहसन। तो मत्तविलास प्रहसन किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की है। और संगीत और नाट्य कला का संरक्षक बेटा महेंद्र वर्मन प्रथम माना जाता है। क्लियर है? बहुत अच्छे से जबरदस्त याद करना। इसने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की थी, मत्तविलास, गुणभर और शत्रुमल। अगर मैं इसकी उपाधियों की बात करता हूं तो कौन कौन सी है तो याद करना। एक उपाधि का नाम है मत्तविलास, एक उपाधि का नाम है गुणभर, और एक उपाधि का नाम है शत्रुमल, शत्रुमल और विचित्र। ठीक है? ये सारी की सारी इसकी टाइटल है, सारी की सारी इसकी उपाधियां हैं। क्लियर है? फिर मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ आगे की तरफ। पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम आया। क्लियर? इसको मामल्य कहते हैं। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को, लेकिन भैया नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर दिया किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक? अब वातापी बदामी पर विजय प्राप्ति, जो वातापी बदामी देख रहे हो ये पुलकेशिन द्वितीय का है, चालुक्य वंश की राजधानी थी पुलकेशिन द्वितीय की। क्लियर बच्चा? फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नरसिंह वर्मन प्रथम का क्या आता है? ये वाला महाबलीपुरम मम्मलपुरम का विकास कराया, और चीनी यात्री वेनसांग इसके शासनकाल में भारत आया। देखो दो सवाल आते हैं, क्या आता है? जो चीनी यात्री वेनसांग था उत्तर भारत में किसके टाइम पर आया? तो उत्तर भारत में आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। किसके टाइम पर? हर्षवर्धन के टाइम पर। लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए कि भैया वेनसांग जो है दक्षिण भारत में किसके शासनकाल में भारत वो आया, तो याद कर लेना जो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम के टाइम पर। फिर आ जाओ नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। पेपर में सवाल आता है कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब सुन लो, ये जो महाबलीपुरम मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर ये कहां पर है? तो आप बता सकते हो कांचीपुरम में, क्योंकि पल्लवों की राजधानी भी कांचीपुरम तमिलनाडु ही थी। ठीक? कांची का कैलाश मंदिर इसने बनवाया। मंदिर स्थापत्य कला का प्रमुख संरक्षक ये था, हमने आपको पहले बताया है। मोस्ट पावरफुल कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको राज सिंह जिसकी उपाधि थी, प्रतापी। क्लियर है बच्चे? और पल्लव कला अपने चरम पर पहुंची तो इसी के टाइम पर ही पहुंची। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? इसके बाद याद कर लेना क्या कि पल्लवों की स्थिति क्या थी धर्म के मामले में? ये लोग शैव और वैष्णव धर्म को संरक्षण देते थे, बौद्ध व जैन धर्म का भी प्रभाव यहां पर कम हुआ और भक्ति आंदोलन को बढ़ावा मिल गया। इस प्रकार पल्लव हो गए समाप्त। पल्लव के बाद बच्चे जो अगला आपकी किताब में आएगा और 25 नंबर पेज पर जब तुम पहुंच जाओगे तो बच्चे नाम आएगा एक नया वंश जिसको कहते हैं चोल वंश के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल चोल वंश के बारे में आपको मैं बताने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सब लोग लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मुझे सब लोग भर भर के बता दो एक बार कि आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जितना मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। ठीक है? अभी तक देखो बहुत सारे बच्चों ने अपने अंगूठे को प्रेस नहीं किया है, और मैं चाहता हूं अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत लग रही हो कि राघव सर प्रॉपर क्लास बढ़िया अच्छे से करा रहे हैं तो भैया इनके सम्मान में लाइक करना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए, इतना तो कर सकते हो। और ये मान लीजिए 25वें नंबर पेज का ये अंतिम टॉपिक है चोल वंश। ठीक है? इसके बाद आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चे, क्या पता है कि ये आपको हम बताएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है? हाँ, जबरदस्त तरीके से आप सबको पता है। इसके बाद जो क्लास होगी वो कब होगी? अब सोमवार को होगी इसके बाद। ठीक है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आज फ्राइडे है और 5 दिन इस सप्ताह का 5 दिन हमारा यज्ञ सफल रहा। ठीक है? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग अपलोग लगा रहे हैं ये मास्टर झूठा है, कंप्लीट नहीं कराएगा, ये मास्टर ऐसा है वैसा है, तो भाई उनको अपनी जोरदार बढ़िया जवाब तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है? हाँ, वो भी जान जाएंगे भाई साहब क्या है। एक बच्चा अगर सर पूरा तेज 30 पेज तक पढ़ा दीजिए, बेटा तुम्हारे कहने से थोड़े होगा। ठीक है? ये सब याद भी करना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ लो पढ़ के क्या इसको अचार डालोगे? अब तुम्हारा काम है 25 पेज तक पढ़ा दिया 5 दिन में, अब कल और परसों जो आपका ये अवकाश रहेगा इसमें आप इसको पूरा रिवीजन करिए, और हो सकेगा तो हम किसी और सब्जेक्ट की किसी और चीज की क्लास लेकर आएंगे। ठीक? ये मत सोचिएगा कि हम गायब हो जाएंगे, बस ये मान लेना कि भाई साहब ये क्लास आपको सोमवार से शुक्रवार को ही मिलेगी। ठीक है? हाँ, बस ये मान लीजिएगा। देखो भाई इस बार सबको जो कहना हो कहने दो, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब चल रही है फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं और इतना भरसक प्रयास करूंगा कि आप सबको बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा। ठीक है? इस बात की गारंटी देते हैं आपको। ठीक है? और ये मान लीजिएगा जैसे ही अगली क्लास आएगी पूरा प्राचीन भारत का तांडव समाप्त हो जाएगा। ठीक? चलो चलो सब लोगों ने लाइक कर दिया, सब लोगों ने बेटा सब लोग लाइक नहीं किया, अभी मैं देख रहा हूं फटाफट लाइक करो। देखो लाइक नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, और बाद में ये ना कहना सर ये लाइक के पीछे पड़े, लाइक के पीछे। भाई मैं तो पढ़ूंगा, मेरा काम है लाइक करवाना। ठीक है? तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है लाइक करना। चलो चोल वंश के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद कर लेना कि चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हैं। और भैया चोल वंश की राजधानी विजयालय ने किसको बनाई? तंजाउर। तंजाउर जिसको बोलते हैं तंजौर। ठीक है? और पेपर में सवाल आता है तंजौर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। एक पेपर में सवाल और आ जाता है कि तंजौर कला, तंजौर कला। ठीक है? हाँ, कहने का मतलब है तंजौर कला किस राज्य की फेमस है? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, तंजौर कला याद कर लेना जबरदस्त तरीके से तमिलनाडु की। ठीक? अब सुन लो, जो चोल वंश का संस्थापक फाउंडर विजयालय था उसने नरकेसरी दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक? अब इसके बाद सुन लो क्या हुआ कि विजयालय के बाद जो अन्य राजा प्रमुख राजा बैठे वो ये बैठे आदित्य प्रथम। ठीक? क्योंकि 848 से 870 ईस्वी तक विजयालय था, अब बैठे आदित्य प्रथम। तो जब आदित्य प्रथम की बारी आएगी तो आदित्य प्रथम का इंपॉर्टेंट सवाल, इन्होंने पल्लवों को हराकर राज्य का विस्तार किया और चोल सत्ता को मजबूत किया, इतना जरूरी नहीं है। ठीक? उसके बाद परांतक प्रथम, उसके आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम बैठे, राज्य का बड़ा विस्तार किया, पांड्य और श्रीलंका पर आक्रमण किया। ये भी बस नॉर्मल सा याद कर लेना। इसके बाद बैठे बेटा राजराज प्रथम। पेपर में सबसे ज्यादा अगर चोल वंश में कहीं सवाल पूछा जाएगा तो राजराज प्रथम से, क्योंकि चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार इन्होंने विस्तार किया, फिर इन्होंने बड़ा विस्तार किया, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार किया राजराज प्रथम ने। इनका पेपर में सवाल यहां पे बनेगा। और इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल कौन सा है? राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो तंजौर में है। ठीक है? और ये मंदिर जो है किस शैली पर बना है? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, द्रविड़ शैली पर। किस शैली पर ये मंदिर बना है? तो द्रविड़ शैली पर बना है राजराजेश्वर मंदिर या तंजौर का मंदिर। ठीक? और याद कर लेना इनकी जो राजराज प्रथम की थी नेवी बहुत मजबूत थी, जैसे होती थी नेवी आर्मी एयरफोर्स, तो चोल राजाओं की नेवी शक्ति जो नौसेना थी वो बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही मतलब एक प्रकार से ताकतवर मानी गई। ठीक है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे केंद्रीय शासन चोल वंश का देख लो, राजा सर्वोच्च शासक होता था। ठीक है?
मंत्रियों की सहायता से शासन चलता था। सेना शक्तिशाली कौन सी थी? आर्मी वाली भी थी, मतलब थल सेना, और नेवी वाली भी, दोनों की दोनों इनकी शक्तिशाली थी। ठीक है, उसके बाद देख लो टैक्स सिस्टम क्या था। तो भैया लैंड रेवेन्यू टैक्स लिया जाता था, लेकिन लैंड रेवेन्यू टैक्स यहाँ पर कितना लिया जाता था? 1/3। जैसा कि तुमने आपने पीछे देखा है, मौर्य काल में जो भूमि कर होता था, जितना पैदावार होती है उसका 1/6। मौर्य काल में भी आपने देखा, गुप्त काल में भी जितनी पैदावार उपज होती है, प्रोडक्शन होता है, उसका 1/6। लेकिन भैया चोल ऐसा वंश था जहां पर उपज का 1/3 भाग देना होता था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। पेपर में सवाल आता है चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध है? एक याद कर लेना नौसेना के लिए, और एक याद कर लेना स्थानीय स्वशासन के लिए। दो इंपॉर्टेंट है। ठीक, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है भैया? तो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब आज के टाइम पे अगर कंपैरिजन करोगे तो बच्चे बहुत अच्छे से, उसका मतलब ये हुआ कि जो गांव में पंचायतें चल रही हैं उससे रिलेटेड है। क्लियर है? याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद सुन लेना कि ग्राम सभा क्या थी? सभा और महासभा को ब्राह्मण ग्रामों में कहा जाता था, सामान्य ग्राम को ग्राम में, सामान्य गांव में उर कहा जाता था, और नगरम को व्यापारी नगर कहते थे। समितियां जो थी जल सिंचाई न्याय कर शिक्षा आदि की बनी थी, और सदस्यों का चयन किस प्रणाली से होता था? कुड ओले प्रणाली से। ठीक है, और याद करना सामान्य ग्राम को चोल में उर कहते थे, ब्राह्मण ग्राम को सभा या महासभा कहते थे, व्यापारी नगर को नगरम कहते थे, और इन समितियां बनी थी, और सदस्यों का जो चयन होता था वो कुड ओले प्रणाली से होता था। याद कर लेना। अब मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं आगे की तरफ। चोल वंश में भूमि दान में दी जाती थी। कैसे? तो भैया ब्रह्मदेव किसे कहते थे? तो याद कर लेना, जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी उसको हम लोग ब्रह्मदेव कहते थे, और जो मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी उसको देवदान कहते थे, और जो विद्यालयों को भूमि दान दी जाती थी उसको साला भोग कहते थे, और जो मंदिर सेवकों की भूमि होती थी उसको तिरुना मट्टुकानी कहते थे, और जो जैन संस्थानों की भूमि होती थी पल्ली चंदन कहते थे। पेपर में सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है साला भोग वाली और ब्राह्मणों को दी जाने वाली। क्लियर है? फिर चोल वंश में किस भाषा का विकास हुआ? तो तमिल भाषा का विकास हुआ। चोल वंश में किस राज्य की भाषा क्या थी? तमिल। और क्या थी? संस्कृत। कला एवं स्थापत्य में देख लो कौन सी कला विकसित हुई? तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो सब नागर शैली में। क्लियर है? और मेरे प्यारे बच्चे सबसे जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, जो उत्तर और दक्षिण भारत के जो इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों का मिक्सअप है, उसको बोलते हैं बेसर शैली। क्लियर है? प्रमुख मंदिर चोल वंश के कौन से थे? तो याद करना बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजाउर में। क्लियर है? और मैंने बताया किसने बनाया था? राजराजेश्वर प्रथम ने। गंगे कोंड चुलम मंदिर, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। चिदंबरम मंदिर। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चोल वंश में सबसे पहली बात तो दो चीजें बताई, बहुत फेमस थी। एक नेवी मतलब नौसेना, और एक थी गांव का जो प्रशासन था, जो स्थानीय स्वशासन था। इसके अलावा बच्चे चोल वंश का एक फेमस था कांस्य की मूर्ति कला, और ये नटराज मूर्ति जो है भगवान शिव की, तो भगवान शिव की जो कांसे की मूर्ति है वो किस वंश की प्रसिद्धि है? तो याद कर लेना चोल वंश की प्रसिद्धि है। क्लियर है? हाँ, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। क्लियर है? चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां से पूरे 25 नंबर पेज तुम्हारे क्या हो गए? समाप्त हो गए भैया। क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो 25 नंबर पेज यहां पे पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। क्लियर है? तो बताओ फटाफट।